आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो डांसिंग, पेंटिंग या किसी और कला तक सीमित नहीं होती है। वो लोगों के दिलों से निकलकर एक सोसाइटी तक पहुंचती है, और अब जब हमारी कला को हमें सोसाइटी तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और हमारे इंदौर में ही एक प्लेटफॉर्म की स्टार्ट हुई है कला स्तंभ, जिसके डायरेक्टर है पुष्कर सोनी जी। आज वो हमें बताएंगे कि इस जो ये स्टेज है इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की और लोगों को कैसे बताया कि आप अपनी कला को सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं। सर, वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर, कला स्तंभ की आपने शुरुआत कैसे की, क्योंकि काफ़ी सारे जो कलाकार हैं वो इसके माध्यम से अपनी कला सबको दिखा रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प वाक़या है, क्योंकि कला स्तंभ की जो फाउंडर है सपना जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और काफ़ी सालों से मैं उनके साथ में जुड़ा रहा। और जब मैं बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा तो मुझे इसका डायरेक्टर बनने का मौका मिला जी। लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रही जिनकी बहुत सारी चीज़ें, आर्टिस्टिक चीज़ें करने की बहुत सारी इच्छाएं रही, और इच्छाओं को हमेशा से आर्थिक तंगी की वजह से मारा जाता था। मध्यम वर्गीय परिवार में जिस तरह से होता है, उन इच्छाओं को मन में रखते हुए जब वो बड़ी हुई और इतनी सशक्त हुई शादी होने के बाद में, तो कि अब वो कुछ कर सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं, तो उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन में जाना शुरू किया, कुछ पेंटिंग्स करना शुरू किया, पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आर्टिस्ट से मिले काफ़ी सारे। उनको लगा कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर बंद है लेकिन बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्यों ना उन सभी लोगों को मिला करके और एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटी करते रहें। तो वाकई आर्टिस्टिक एक्टिविटी करने से मन एकदम शांत रहता है, बाकी सारी चीज़ों से, दुनियादारी से दिमाग हट जाता है। तो सुकून के लिए उन्होंने इस तरीके से एक आर्ट ग्रुप की शुरुआत की थी, जो कि आगे चलकर कला स्तंभ के नाम से पूरे देश में फेमस हो गया है। अच्छा, ये जो नाम आपने रखा है कला स्तंभ, ये आपने कैसे सोचा कि मुझे यही नाम रखना है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली कला स्तंभ जो होता है नॉर्मल पिलर होता है ना, और कला स्तंभ, तो स्तंभ का काम क्या होता है? एक सभ्यता को थामे रखना। तो सभ्यता जो है, हमारे समाज की जो सभ्यता है, उसको कला जो है वो थामे रखती है ना। इसकी सांस्कृतिक सभ्यता ले लें या ऐतिहासिक विरासत ले लें इसकी, तो जो आर्ट फॉर्म हैं, अगर हम प्राचीन मंदिर वगैरह देखते हैं, हमारी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, तो प्राचीन सिर्फ कला की वजह से ही हम उसके बारे में पढ़ पाते हैं। और समाज को एक इस तरह के ऐसे पिलर की ज़रूरत ज़रूर थी। तो हमारा थॉट एकदम क्लियर था कि वाई कला स्तंभ, मतलब हम चाहते हैं कि जो अभी की जनरेशन है, अभी का जो समाज है, उसको कला थामे रखे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी देख पाए। इसलिए कि हम समाज को, सोसाइटी को एक स्तंभ के रूप में आधार देना चाहते हैं आर्ट का, इसलिए इसका नाम कला स्तंभ हो गया। अच्छा, आर्ट में क्या क्या इंक्लूड है जो आप ये जितने भी और करवाते हैं, मतलब लोग जो भी लोग हैं अपनी कला का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, दिखाते क्या, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? सामान्य तौर पर आर्ट को ऐसा माना जाता है, कला को, कि कोई पेंटिंग कर रहा है, स्केचिंग कर रहा है या स्कल्पचर बना रहा है तो उसको आर्ट माना जाता है। लेकिन आर्ट की कई सारी विधाएं हैं इसमें, मतलब एक तरह से आर्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लुएंस हो गया। आर्ट है, लिटरेचर है, डांस है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, तो हर एक विधाएं हैं आर्ट की। तो आप किसी भी फॉर्म में कितना ही अच्छा कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कुछ आप डिफरेंट कर रहे हैं, लीक से हटके कुछ कर रहे हैं, तो वो आर्ट है। तो इस तरह से हर एक विधा, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, हर चीज़ में आर्ट छुपा हुआ है। तो सभी तरह के कलाकार हमसे जुड़ते हैं इसी वजह से। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो कलाकार आपसे जुड़ते हैं तो उनको आप कैसे ढूंढते हैं, कैसे आपके साथ आप जोड़ते हैं? क्योंकि कलाकारों में भी रहता है ना कि एक बहुत अच्छा कलाकार है, कोई इससे थोड़ा सा डाउन है, तो कैसे आप उनको अपनी इसमें शामिल करते हैं? देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है कलाकार को ढूंढने का, हम ऐसा एक माहौल पैदा करते हैं, ऐसी एक्टिविटी बनाते हैं, उस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक इंटर स्कूल स्केचिंग या पेंटिंग कंपटीशन हो गया, या इंटर स्कूल ना होते हुए सोसाइटी के आसपास के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम बुलाते हैं, उनको आर्ट एग्जीबिशन में बुलाते हैं, वो आर्ट वर्क देखते हैं,
ओके। उसके बाद में वो वहाँ पर आर्ट वर्क देखते हैं, वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते हैं, आर्ट से रिलेटेड बातें जानते हैं, उनको स्केच देते हैं कोई सा भी, या फिर पेपर देते हैं नॉर्मली, उनसे एक्टिविटी करवाते हैं। हमको दिखता है कि किस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है या किसका ज़्यादा आर्ट की तरफ झुकाव है। तो ऐसे बच्चे हमको, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो लगातार ये क्रम जारी रहता है, इसलिए हर बार कुछ नए कलाकार हमको मिलते रहते हैं। इस तरह से बहुत सारी आर्ट एग्जीबिशन और कहीं भी होती है तो हम जाते रहते हैं, जैसे पुणे जाना हुआ या जयपुर जाना हुआ। तो ये जितनी भी जगह हम आर्ट एग्जीबिशन के लिए जाते हैं वहाँ देखते हैं उन कलाकारों को। तो नए कलाकार हमको हर जगह मिलते हैं, तो वहाँ से हम उनसे कनेक्ट करते हैं। अगर उन्हें कोई समस्या है या वो हमारे मंच से जुड़ना चाहते हैं तो उनका दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा, तो कितने साल हो गए कला स्तंभ को? कला स्तंभ को 6 साल हो चुके हैं, ये 7वां साल। ओके। और बाकी कितनी सिटीज़ में आप जा चुके हैं? कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स आपके हो चुके हैं कला स्तंभ के? वैसे तो कला स्तंभ धीरे धीरे सभी के दिलों में घर कर गया, तो इसलिए इसकी कोई सीमाएं नहीं रही। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो देश में कई सारे कोनों में, कई सारे राज्यों में फैल गया। बिहार तक पहुंच गया है, उत्तराखंड तक गया है, गुजरात तक गया है, राजस्थान गया है, महाराष्ट्र गया है। महाराष्ट्र में पुणे से कई सारे कलाकार जीवंत रूप से जुड़े हैं, राजस्थान के कई सारे कलाकार जुड़े हुए हैं, इधर उत्तर प्रदेश के कई सारे कलाकार जुड़े हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों से हमारे पास में कलाकार जुड़े हैं। मतलब लगभग कितने कलाकार हो सकते हैं जुड़े हुए हैं आपके साथ? ऑल ओवर इंडिया से अगर देखा जाए तो 1000+ कलाकार हम लोगों से जुड़ चुके हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे कि मेनली तो बच्चे ही होते हैं जो कला स्तंभ में अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऑटिस्टिक बच्चे भी होते हैं, उनकी कला को आप कैसे उभारते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं उनका? ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ना आपके पास में एक बहुत अच्छा दिल होना ज़रूरी होता है ना। और एक कला प्रेमी जो होता है और बहुत ज़्यादा अगर वो भावुक होता है तो वो ज़रूर चाहता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कुछ करे। तो ऐसा कुछ भी वो डिसाइड नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हम ऐसा करेंगे, वो एक्टिविटी हमने निर्धारित करके रखी है। ऑटिस्टिक बच्चों को हम एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हैं। उनको जो करना है हम उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, उनकी लर्निंग्स पे फोकस करते हैं। वो किस तरह से चीज़ों को कैप्चर कर पा रहे हैं, वो हमारी बात किस तरह से समझ पा रहे हैं, वो क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम उनके विचारों के साथ में उनको खुला छोड़ देते हैं, उनको खुली छूट देते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा बच्चों को घर के अंदर छूट नहीं दी जाती। कोई दीवार पे चित्रना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, कोई बॉल फेंकना चाहता है ना, कोई उल्टा लटकना चाहता है। लेकिन इन सारी हरकतों से पेरेंट्स रोकते हैं, लेकिन हम उनको वो माहौल प्रदान करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को कि आप यहाँ पर स्वतंत्र हो, आपको कुछ भी करना है, ये पेन लो, पेंसिल लो, कलर लो, फील करो। धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं। फिर वो हम किस तरह से काम कर रहे हैं, बच्चे जिस तरह से देख करके सीखते हैं, तो वो हम लोगों को देखते हैं या फिर जो उनके मेंटोर हैं उन लोगों को देखते हैं, जो वर्कशॉप्स ले रहे हैं उनको देखते हैं। उनको देखने के बाद में वो उसकी कॉपी करते हैं। वो धीरे धीरे इस तरह से उनके अंदर भी एक अच्छा आर्टिस्ट निखर के आता है। जी। अच्छा, आपने एक एमपी आर्ट फेस्टिवल की भी शुरुआत की थी, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? एक्चुअली सही अगर मायनों में मैं बताऊं आपकी, तो इसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। हम लोग दिल्ली कॉलेज में बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट ग्रुप था। वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था। उस दौरान हम सभी आर्टिस्ट आसपास ऐसी एक्टिविटीज़ में जाते रहते थे। लगभग 15-20 आर्टिस्ट हम लोग बैठे हुए बात कर रहे कि यार कहीं चलते हैं। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में बात हुई मुंबई की। तो वहाँ पर जब हमने बात की ग्रुप में कि चलो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल चलते हैं, तो उसमें से जो हम 20 आर्टिस्ट बैठे थे उसमें से 18 आर्टिस्ट ने मना कर दिया, और सिर्फ उसकी एक वजह थी आर्थिक तंगी। तो जब उन्होंने मना किया तो मैंने कि यार मुंबई जाना नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जाना, रुकना और खाना, ट्रैवलिंग का खर्च, ये सारा अगर खर्च देखा जाए तो वाकई में बहुत बड़ा खर्च है। एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर सकता ये सारी चीज़। तो अब क्या किया जाए? मैंने कि ठीक है, आसपास कहीं जहाँ होता है वहाँ चलते हैं। मैंने बाकी सभी आर्टिस्ट से पूछा कि आसपास कहाँ होता है। बोले आसपास कहीं नहीं होता है। मैंने क्या बात कर दी, पूरे एमपी में कहीं नहीं होता है? मैंने नहीं, होता होगा, तलाश करो। मैंने कि इंदौर के इतिहास में तलाश करो कि कभी आर्ट फेस्टिवल हुआ है। इंदौर के इतिहास में हमने तलाश करा, बिल्कुल भी कहीं पे भी आर्ट फेस्टिवल नहीं हुआ। मैंने कि अब क्या किया जाए? मैंने कि एक काम करते हैं, अपन वहाँ जाते हैं, अपन यहीं पे आर्ट फेस्टिवल क्यों नहीं करते हैं?
मैंने सभी कलाकारों को, इतने सारे कलाकार जुड़े हैं तो सभी कलाकार जुड़े हैं तो चलो मिलके और करते हैं, आर्ट फेस्टिवल ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमने इंदौर आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत करी, लेकिन वो इंदौर आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत कभी नहीं हो पाई और एक बहुत बड़ा नाम निकल के आया मध्य प्रदेश आर्ट फेस्टिवल का, जिसको आज 4 साल हो चुके हैं, ये चौथा साल है, चौथा एडिशन आ रहा है और देश भर से लगभग 15,000 आर्ट लवर और आर्टिस्ट जुड़ते हैं इससे। क्या कारण रहा कि एमपी इंदौर से आप स्टार्ट कर रहे थे और एमपी आर्ट फेस्टिवल पे आके आप रुक गए? एक्चुअली ये शुरुआत है, एमपी आर्ट फेस्टिवल पर आके रुके नहीं, लेकिन जैसे इंदौर, हम इंदौर को इतना चाहते हैं और इंदौर ही हमारी सांस्कृतिक राजधानी है देश की और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर हमने इंदौर आर्ट फेस्टिवल के नाम से शुरू किया आर्ट फेस्टिवल। सभी लोगों से बात भी हो गई, पोस्टर लॉन्च कर दिया। अब जैसे ही पोस्टर सोशल मीडिया पे डाला तो एक सीनियर आर्टिस्ट का कॉल आया। सीनियर आर्टिस्ट ने कहा कि ये क्या किया तुमने, कैसी हरकतें? हमने पूछा कि क्या हुआ मैडम, बताइए, हमसे कोई गलती हो गई? उन्होंने कहा कि ये आपने ऐसे कैसे नाम इस्तेमाल कर लिया इंदौर आर्ट फेस्टिवल, ये तो हमारा कॉपीराइट है, हम करते हैं इस नाम से। तो अच्छा, मैंने पूछा मैम इतने सालों से तो हुआ नहीं है यहाँ पे। नहीं हम करते हैं। मैंने कहा अब आप करते हैं तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा एक काम कीजिए, इसको लीड आप ही कर लीजिए, हम आपके अंडर में कर लेंगे ये काम। अच्छा। लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, क्योंकि उनका अपना एक वर्चस्व था, वो बहुत वरिष्ठ कलाकार है शहर की। अच्छा। तो मैंने कहा यार अब क्या कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा पशुपेश में बढ़ गए हम कि अब कौन सा नाम रखें, क्योंकि इंदौर आर्ट फेस्टिवल सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग नेम था। हाँ, और इंदौरियों के लिए मतलब, हाँ। तो फिर हम आपस में बातचीत की, इतनी देर में कुछ लोगों के कॉल्स आए। जब तक हम सोच रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे कि क्या नाम रखें क्या नाम रखें, तब तक हमारे पास में कॉल आया इंदौर आर्ट फेस्टिवल के लिए बुरहानपुर से। आर्टिस्ट का कॉल आया कि सर मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से पेंटिंग वगैरह करती हूँ। ठीक है, हमारा ध्यान नहीं गया कुछ भी। मैं नहीं, ठीक है आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट, हम कल तक आपको आंसर करते हैं, क्योंकि अभी तो हम नाम में ही उलझे हुए थे। सेकंड, जैसे ही हम कुछ और सोचते, उसके पहले भोपाल से कॉल आया, इस तरह से रतलाम से कॉल आया, उज्जैन से कॉल आया, देवास से कॉल आया। तो इस तरीके से जब आसपास के शहरों से इस तरह से कॉल आने लगे आर्टिस्ट के, तो मैंने लगा कि यार ये तो पूरे मध्य प्रदेश से कॉल आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इंदौर ही क्यों नाम रखना है हमको इसका, हम मध्य प्रदेश आर्ट फेस्टिवल के नाम से शुरू कर सकते हैं। और शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है। बस हमने अच्छे भाव से काम करना शुरू किया और ईश्वर ने मध्य प्रदेश आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत करवा दी। सबसे गजब की बात ये रही कि आज तक मध्य प्रदेश आर्ट फेस्टिवल कभी भी हुआ नहीं मध्य प्रदेश में। नहीं, ये ईश्वर की मर्जी थी कि आप छोटे से नहीं, डायरेक्ट बड़े से आप शुरुआत कीजिए। और देखिए बड़े से, इतने बड़े से शुरुआत हुई और वाकई में आज पूरे सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं रहा है, अब नेशनल लेवल पे आर्ट फेस्टिवल की पहचान बन चुकी है। अच्छा जी। तो आप ये जो एग्जीबिशंस करवाते हैं, तो इसमें आप विनर कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि सभी की अलग अलग कलाएं होती हैं और सभी अपने आप में बहुत परफेक्ट होते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं आप विनर? बहुत सा सिंपल सा एक रीज़न होता है किसी का भी विनर घोषित करने के पीछे। तो उसमें रीज़न क्या है, हम देखते हैं कुछ क्वालिटीज़, सामने वाले का विज़न क्या है। उसका परफेक्शन मायने नहीं रखाता है, उसका विज़न मायने रखता है। जैसे हाल ही में हमने एक पेंटिंग कंपटीशन देखी, उसके अंदर हमने विनर, सबसे परफेक्ट पेंटिंग बनाने वाले को विनर घोषित नहीं किया, लेकिन जिसका विज़न बहुत अच्छा था उसको किया। उसके अंदर एक बच्ची स्कूल की तरफ जा रही है, उसके घर की जो झोपड़ी है उस पे बाहर एक कांच टंगा हुआ है, जिसके अंदर सब लोग शक्ल देखते हैं, वो कांच टंगा हुआ था झोपड़ी के। तो जब वो स्कूल के लिए जा रही है और वो गुजर रही है, तो मिरर में अपनी इमेज दिख रही है एक डॉक्टर की तरह। तो वो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, वो मैसेज अच्छा देता है सोसाइटी में। तो जो सोसाइटी में मैसेज अच्छा दे सकता है वो होता है आर्ट, है ना। जैसे आप इतने सारे कार्टूनिस्ट देखते हैं, कार्टून कोना आता है न्यूज़पेपर्स में, तो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देने के लिए वो कार्टून कोना शुरू हुआ था, जहाँ तक मैं जानता हूँ। या बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल जाए। तो जो आर्टिस्ट ऐसा कर पाता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें और बहुत सारी बातें बोल गया है, वो विनर होता है हमारी नज़र में। और परफेक्शन तो प्रैक्टिस का कमाल होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हैं और परफेक्शन आता जाता है। अच्छा, इसमें डिजिटल आर्ट भी शामिल है? डेफिनेटली डिजिटल आर्ट भी शामिल है। जब तक AI नहीं आया था तब तक तो डिजिटल आर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी है
क्योंकि कॉन्सेप्ट, विज़न, कॉन्सेप्ट, यही एक कलाकार का मूलभूत वो होता है काम करने का तरीका। अगर किसी के पास में विज़न नहीं है तो वो एक अच्छा कलाकार नहीं हो सकता जी। तो डिजिटल आर्ट भी अगर वो करता है तो उसमें उसका विज़न होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर जब सक्सेस हो गया था तो कई लोगों ने सेलिब्रेट किया था, और मैंने ऐसा सुना कि आपने भी सेलिब्रेट किया था। उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया था आपने? शायद ये कहा जा सकता है कि देश में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर अगर सेलिब्रेट किया तो वो कला स्तंभ ने ही सेलिब्रेट किया था। अच्छा। क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके 4-5 दिन के बाद ही हमारे माइंड में मतलब तुरंत कॉन्सेप्ट बन गया था। क्योंकि एक आर्टिस्ट के माइंड में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो हमने देखा कि जनरल सोफिया कुरैशी मैडम हैं और दूसरे इतने सारे जो चेहरे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और वाकई में एक बहुत पराक्रम वाली बात थी ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए। बिल्कुल। तो हमने उसकी सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी एक रंगोली बनाने का हमने सोचा कि क्यों ना हम हाइपर रियलिस्टिक रंगोली बनाते हैं जिसमें ये जो 5 मुख्य चेहरे हमको नज़र आ रहे हैं, 5-6 चेहरे, इन सबकी सबसे बड़ी रंगोली बनाएंगे। उसके अंदर हमारा टैंक बनाएंगे, हमारा जेट बनाएंगे, है ना, और सलामी देंगे कि माँ तुझे सलाम, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। इस तरह से हमने सबसे बड़ी रंगोली यहाँ के एक वर्ल्ड क्लास मॉल में वो रंगोली बनाई हमने, और लगभग 20 कलाकारों ने मिलकर के बनाई थी उस रंगोली को। हाँ, और वो 20 बाय 15 फीट की रंगोली थी और वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसके बाद में हमारा जो न्यूज़पेपर में कवरेज आया तो हो सकता है कि उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये कलाकार हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी, मतलब सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सेलिब्रेट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। तो शायद गवर्नमेंट तक भी पहुंचा, और आज देखा हमने कि गवर्नमेंट सब जगह ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रही थी उसके बाद में। अच्छा। तो अगर कहा जाए कि अगर इस प्रोग्राम को अगर किसी ने लीड किया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के को सेलिब्रेट करने वाला जो प्रोग्राम था उसको लीड किया, तो कला स्तंभ ने ही सबसे पहले शुरुआत करी उसकी। अच्छा जी। अब कला स्तंभ मतलब काफ़ी जगह फैल चुका है, मतलब कई लोग इसे जानने लगे, तो आप आगे आपका क्या मोटिव है, कहाँ तक इसको पहुँचाना है कला स्तंभ को? कला स्तंभ एक्चुअली कोई संस्थान तो है नहीं, है ना, जिसको हम मतलब डे बाय डे हमको ग्रो करना है, सामने कोई टारगेट रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है हमारे मन में कि कला स्तंभ एक परिवार है जिसमें सारे कलाकार मिलकर के और आर्टिस्टिक एक्टिविटी के अंदर लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहे, कहीं ना कहीं लीड मिलती रहे। कभी भी कोई बड़ा काम मिलता है तो एक आर्टिस्ट से काम नहीं होता है, उसको अन्य कलाकारों की ज़रूरत होती है। तो जब एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं तो कोई भी बड़ा काम आता है तो मिलकर करते हैं। जैसे एक बड़े से मॉल में पेंटिंग का प्रोजेक्ट मिल गया है हमको, उनको काफ़ी अच्छा लगा हमारा काम, तो अब हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 20 आर्टिस्ट उसके साथ में लगे। इसी तरह से हमने सोचा है कि जैसे जैसे आर्टिस्ट इसके अंदर जुड़ते जाएंगे कम्युनिटी और बड़ी होती जाएगी। तो अभी जैसे नेशनल लेवल पे कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, उसके बाद में ग्लोबल लेवल पे हम लोग जाना चाहेंगे। वैसे भी कला स्तंभ का नाम कला स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय कला समूह है। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में कोरोना का जब टाइम आया, तो उस टाइम पे हमने ऑनलाइन एग्जीबिशंस की। उस ऑनलाइन एग्जीबिशंस में काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने भी पार्टिसिपेट किया, तभी से ये समूह अंतर्राष्ट्रीय कला समूह हो गया था। अच्छा। हाँ, तो पैर तो हम पहले ही फैला चुके हैं, लेकिन अभी हम इसकी नींव मजबूत कर रहे हैं। अभी शहर के, इंदौर शहर के लगभग 500 कलाकार हमसे जुड़े हुए हैं और देश भर के 1000 से ज़्यादा कलाकार। लेकिन हम चाहते हैं कि इंदौर शहर में जो लगभग 5 से 10 हज़ार कलाकार हैं अभी मौजूदा हालत में, वो सारे कला स्तंभ से जुड़े। हर संस्था कला से संबंधित वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और एक परिवार के रूप में हम लोग वृद्धि करें। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कई लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और वो पहुंच नहीं पाते, जैसे आप लोगों को बॉम्बे जाना था। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो कई ऐसे कलाकार होंगे जो यहाँ पे आना चाहते होंगे लेकिन उन्हें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो अगर वो नहीं आ पाते तो उन्हें आप कैसे हेल्प करते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है हमारा। जैसे बाहर से कोई भी कलाकार आते हैं, अभी बाहर से आने वाले कलाकार से हम बात करते हैं, अगर वो फाइनेंशियली वीक है, हमसे अगर बात हो चुकी है उनकी और उन्होंने बता दिया है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आने का कैंसिल मत कीजिए जी। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन लगता है, हाँ, है ना, वो पार्टिसिपेशन के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे हम आपसे बिल्कुल भी।
मतलब जो कॉस्टिंग लगने वाली है आपकी हाँ। यहाँ पे, वो कॉस्टिंग का हम पे हाँ। कर देंगे हमारे हाँ। पॉकेट से। आप आइए यहाँ पे, बस आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, खाने का भी हम लोग देख लेंगे साथ में, अच्छा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आप लोग आ जाइए। तो इस तरह से जब वो इस तरह से व्यवहार देखते हैं तो ऑब्वियसली एक कलाकार सिर्फ दिल देखता है और आ जाता है, उसको कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं फिर। तो इसी तरह से जैसे एक कपिल नाम का एक बड़वाह के नीचे, घाट के नीचे एक छोटा सा गांव है, वो रंगोली कलाकार है बहुत अच्छा, लेकिन समस्या यही है कि रंगोली कलाकार है और घाट नीचे रहता है, मजदूरी वाला परिवार है, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं वो लोग। उनके पास में लगातार ट्रैवलिंग करके इंदौर आने के पैसे नहीं हैं, वो बार बार नहीं आ सकते। अच्छा। तो उन लोगों को हम बुलाते हैं इसी तरह प्यार से। अच्छा, कला स्तंभ के माध्यम से आप जो कलाकार हैं, स्पेशली हमारे इंदौर के कलाकार, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या कोई सजेशंस? मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं कोई सलाह दूँ या सजेशन दूँ, लेकिन एक आग्रह ज़रूर कर सकता हूँ मैं आपके मंच के माध्यम से कि यूनिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो कला का काम होता है सबको जोड़ना, सबके दिलों को जोड़ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी न किसी इंसान के दिल से जुड़ें। और अगर आप किसी भी इंसान के दिल से जुड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी तरक्की कर पाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो अपने अंदर का ईगो है उसको बहुत दूर फेंकिए। एक कलाकार के अंदर ईगो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कला प्रेम का दूसरा नाम है। आप आइए, अपने साथी कलाकारों से जुड़िए और एक परिवार की तरह रहिए, और इस चीज़ का बेनिफिट आपको आगे जाकर के बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो बीच में अपने जो कंपटीशन की भावना है वो छोड़ दीजिए। ये ज़माना कंपटीशन का नहीं है, ये ज़माना कोलैबोरेशन का है। तो आइए, हाथ मिलाइए और कोलैबोरेट कीजिए। तो आप सभी लोगों ने देखा कि जो कला स्तंभ के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों की कलाओं को मतलब आप तक पहुंचाया है, कैसे सोसाइटी जानने लगी कि किन किन कलाओं में आप बेहतर कला अपनी दिखा सकते हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपके पास एक अच्छी कला है और आप सोसाइटी तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, तो आप इस कला स्तंभ के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।